हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथी, आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। आज की क्लास आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम पढ़ेंगे। अब प्रस्तावना तो आपने कई बार पढ़ी है, आप ऐसे ही देखते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रस्तावना आपको दिख रही है, लेकिन इससे प्रश्न जो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही जो है गंभीर बात है। एक है कि आप नहीं समझ पाते हैं कि इतना जो लिखा हुआ पूरा आपके सामने प्रस्तावना दिख रहा है, इससे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो है संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। आज की इस क्लास में सारे प्रश्न और सब कुछ, हर एक शब्द, इस प्रस्तावना में आया हुआ हर एक शब्द जो है, जो भी आपके लिए समझना बिल्कुल जो है थोड़ा सा कठिन भी होगा, उसको भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ये शुरुआत होती है प्रस्तावना की यहीं से कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक इसके बाद मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ये समय होता है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपके संविधान की प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना की खूबसूरती क्या है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, प्रस्तावना के मामले में थोड़ा सा जो है आप मैनेज करेंगे, जो भी प्यारे साथी हैं। राइटिंग थोड़ा सा इसमें इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इतना जरूर अच्छा लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1960 में एक बेरूबाड़ी जो है यूनियनवाद आता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। कुल मिलाकर के बेरूबाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, बेरूबाड़ी विवाद जो 1960 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1973 में एक मामला आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये मामला आता है। इसमें माना गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है, यानी प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। और केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। ठीक है, और जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, वैसे ही इसमें आया इस केशवानंद मामले में कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 1994 में एक मामला और आता है, एस.आर. बॉम्बई मामला। एस.आर. बॉम्बई मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। तो इस तरह से ये प्रस्तावना के विषय में कुछ मामले रहे जहां पर प्रस्तावना को कभी संविधान का अंग नहीं माना गया, तो बाद में माना गया। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा केशवानंद भारती केरल राज्यवाद बनाम केरल राज्यवाद मामला जो 1973 का होता है, और एस.आर. बम्बई मामला, ये दोनों मामले होते हैं। ठीक है, अब बेरूबाड़ी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ये बातें थोड़ा सा आपको, ये 1960, 1973, 1994 सन भी याद रखने और थोड़ा सा ये बातें याद रखनी, किसमें माना गया किसमें नहीं माना गया। अब हम लोग प्रस्तावना के विषय में थोड़ा बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। देखो, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का एकदम शुरुआत का वर्ड है, यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग। देखो, संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द एकदम शुरू में मिलता है, तो सबसे पहले इसमें लोकतंत्रात्मक आता है। अभी आपने देखा कि हम भारत के लोग, लोकतंत्रात्मक यहाँ पर शब्द आता है, ये शब्द यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकतंत्रात्मक। इसको जरा समझ लेते हैं ये क्या है। तो अब इन्हीं शब्दों को हम बारी बारी से समझते चलेंगे, आसान शब्दों में, बिल्कुल आपको समझ में आएगा।
देखो, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक। आपको पता है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन जो होता है लोकतंत्र कहलाता है। और अपना भारत जो है, अपना प्यारा जो इंडिया है, वो एक प्रकार का लोकतांत्रिक देश ही है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। हालांकि अब सरकारों के मामले में कुछ बोलना उचित नहीं है। लोकतंत्र कितना है, कितना बचा है, इस बात को कहना जो है ज़्यादा ठीक नहीं है। ये एक शैक्षणिक मंच है, तो इस पर हम लोग शिक्षा की ही बात करेंगे। अब इसके बाद अगला हम शब्द लेते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक की बात करते हैं हम। देखो, रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो, एक प्रथा चलती है कि मतलब राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, फिर उसका बेटा आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप जानते हैं मुगल काल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि जहां पर भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जब निर्वाचित हो तो उसे गणतंत्र कहा जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति को आप ले लीजिए, सर्वोच्च नागरिक होता है, भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उसका भी जो है चयन निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, उसका भी चुनाव होता है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कोई रहा है तो उसका बेटा आएगा आगे राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गणतंत्र का मतलब यही है कि जिस देश में भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है निर्वाचित हो उसे गणतंत्र हम बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है, वो निर्वाचित है, और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है थोड़ा सा इसको भेजिएगा, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो अगला जो आपका आता है कि इसमें पंथ निरपेक्ष आता है। देखो, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, इसको हम सेकुलर बोलते हैं। सेकुलर ये थोड़ा सा ऊपर कट गया है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं क्या लिखा है। देखो, सरकार के लिए सभी पंथ एक हैं, एक समान है। पंथ निरपेक्ष यही होता है कि सभी पंथ सरकार के लिए एक समान है, सरकार किसी भी पंथ के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और धर्म निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को एक साथ बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है कि हम एक धर्म को लेकर के चलेंगे ना, भारत जो है सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सभी धर्मों को जो है एक साथ बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य होता है। इसके बाद हम सोशलिज्म की बात करें, समाजवाद इस प्रस्तावना में एक शब्द मिलता है। तो सोशलिज्म का मतलब है, समाजवाद का अर्थ होता है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व न होना, यानी सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, ठीक है, समाजवादी होना चाहिए। निजी संपत्ति का स्वरूप ना दिखे, वहां ये समाजवाद दिखता है, ठीक है। तो समाजवाद का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रस्तावना को देखकर ये स्पष्ट होता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। तो संविधान के उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख कहा गया है। अब यहाँ पर एक सामाजिक न्याय मिलता है, दूसरा आर्थिक न्याय कहा गया है, और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय निहित है। तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व जो है इसके अनुच्छेद 38 में भी मिलता है, ठीक है। अब हम प्रस्तावना में अगर बात करें, प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आ जाएं तो बात करें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता शब्द भी है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता वहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संविधान में प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। पहला, विचार की स्वतंत्रता, सबको जो है विचार करने की स्वतंत्रता है। फिर दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, देखो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ प्रस्तावना में समानता समानता मतलब समता, वही जो शब्द अभी आया था अनुच्छेद 16 में बताया गया है समता के बारे में। तो ये रोजगार की समानता इसमें कहा गया है, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समानता के साथ जो है सरकार पेश आएगी। और प्रस्तावना में एक शब्द आता है बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारे
का भाव जो होता है उसे हम बंधुत्व बोलते हैं, और ये मूल कर्तव्य 51A में मिलता है। ठीक है, मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51A में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो आपको मिल गया। ये स्वतंत्रता जो है और समानता, बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए हैं, जो फ्रांस की क्रांति के नारे हैं ये। ठीक है, ये शब्द फ्रांस की क्रांति के क्या हैं? नारे हैं। अब प्रस्तावना में हम लोग बात करें कि संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई। ठीक है, एक बात तो ये। भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो प्रस्तावना में साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो भारत शब्द प्रयुक्त हुआ है 2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन कब हुआ? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन 42वां संशोधन 1976 होता है, और इस प्रस्तावना में इसमें 3 शब्द जोड़े गए: धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है कि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला जो है संशोधन कब हुआ? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब कुछ देखो यहाँ पर ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं, इन्होंने कहा है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना होती है। के एम मुंशी ने कहा है प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। तो इस प्रकार से अलग अलग बातें सभी लोगों ने कही हैं प्रस्तावना के संदर्भ में। तो हम लोग जो है अंतिम पेज देख लेते हैं कि संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 3 प्रकार का न्याय है साथियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। संविधान या प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रस्तावना है प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। आप बस हमारे साथ ऐसे बने रहिए। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। धन्यवाद।